नमस्कार। आज हमारे साथ है श्री राजा वासु जी। और कल जो हमने क्लास और कास्ट के ऊपर बात की थी, आज उसी विषय में आगे बढ़ते हैं। और आज जो है हम क्लास को या क्लास किस तरह से काम करता है और किस तरह से क्लास यानी कि वर्ग व्यवस्था हमारे समाज में लगभग हर स्वरूप में, हर जगह पर किस तरह से मौजूद है, काम करती है, और उसको बनाए रखने के लिए समाज में किस तरह से अलग अलग बातों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे लैंग्वेज हो, जैसे रीजन हो, जैसे रिलीजन हो, जैसे कास्ट हो। असल में मुद्दा वही है, वर्गवाद को बचाए रखने का या उसे कंटिन्यू करने का। तो वासु जी, आपका स्वागत है आज के शो में। धन्यवाद। आप हमें बताइए कि ये जो मैंने अभी एग्जांपल दिए हैं, कास्ट को लेकर के, लैंग्वेज को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, और इवन रीजन, ऐसी कई और बातें भी है, रंग भी आता है उसमें, है ना। जैसा आज इवन तुम्हारा जैसे कहते हैं कि वाइट कलर, ब्लैक एंड वाइट, ये भी एक वर्गवाद का ही एक नमूना है। तो आप बताइए मुझे कि ये हमारे इंडिया में किस तरह से लैंग्वेज को लेकर ये वर्ग को मजबूत किया गया या उसके प्रयास होते रहते हैं। मैं सबसे पहले ये जो श्रेणी है, मतलब क्लास है, वो क्लास को कल जहाँ से हम लोग शुरुआत किया और ख़त्म किया, उसमें हम लोग ज़्यादा एग्जाम्पल की तरफ गए नहीं। यस। तो आई विल गिव यू 2 एग्जाम्पल, जिससे पूरी दुनिया को मालूम पड़ेगा कि किस तरह की क्लास डोमिनेट करता है, नॉट एनी अदर थिंग्स। आपको सबको मालूम है कि 1937 में जर्मन में जब इलेक्शन हुआ, तभी नाज़ी पार्टी में व्हिच लीडर वाज द हिटलर, उसकी वोट परसेंटेज था 4%, और कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट पार्टी का वोट परसेंटेज था 40 and 10%। सोशलिस्ट को 10% एंड कम्युनिस्ट पार्टी को सोशलिस्ट को 40% एंड कम्युनिस्ट पार्टी को 10% वोट। ओके। लेकिन ये 4 साल में, मतलब 37 से 41 में फिर से जब इलेक्शन हुआ, तो नाज़ी पार्टी को 44% वोट मिला। ओके। और हिटलर बिकम चांसलर। ओके। लेकिन ये इस जो 4 साल में सबसे ज़्यादा प्रमोट ये जो फैसिस्ट लीडर लाइक हिटलर को प्रमोट किया था, आप सुनने में हैरान हो जाएगा, वो किया था फ्रांस की बड़े बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट। जबकि जर्मन और फ्रांस पहले से ही एक कोल्ड वॉर था, मतलब ऐसे नहीं कि वॉर था, लेकिन एक कोल्ड वॉर था। डेवलप कंट्री, लेकिन कौन अच्छा है, कौन पीछे है, कौन लिटरेचर में आ गया है, कौन इंडस्ट्री में आ गया है, ये लेके लोगों में कोल्ड वॉर था। उसके बावजूद फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट सबसे ज़्यादा प्रमोट किया थ्रू गोवेल्स हिटलर। यस। तो इससे आपको मालूम पड़ता है कि श्रेणी, मतलब एक जब भी फैसिस्ट को एक ये करते आगे लाता है, तब दूसरे कंट्री से भी उसको मदद मिलता है, प्रमोट करता है। उसके पीछे रीजन ये था कि अगर हिटलर आ जाएगा तो बाकी जो यूरोप का कंट्री है जिसकी रूल करता है कम्युनिस्ट पार्टी, वो रूल खत्म हो जाएगा। एक दूसरा, 1942 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तभी देखिए ये जो यूरोप में सब देश में जर्मन हंगामा किया, जर्मन ने अटैक किया, खास करके पोलैंड, हंगेरी, रोमानिया, इवन यूरोप से आके उधर वो लोग रशिया तक चला गया हिटलर। और रशिया में खाली उसको स्टालिनग्राड बाकी था, लेनिनग्राड भी दखल कर लिया, स्टालिनग्राड खाली था, बाकी था। वो स्टालिनग्राड के लिए वो लोग रुका था, और स्टालिन की बहुत चातुरी से उसे
जीता गया फिर वो से। जीता गया और हिटलर अपने आप को सुसाइड कर लिया। लेकिन आप देखिए उसी समय स्विट्जरलैंड ना तो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया, करेक्ट, ना तो स्विट्जरलैंड के ऊपर ये जर्मन या इंग्लैंड किसी ने भी उसके ऊपर अटैक किया। यस, क्योंकि ये विंस्टन चर्चिल हो या हिटलर हो, यस, सभी की पैसा स्विट्जरलैंड की स्विस बैंक में था। ओके ओके, तो जब भी ये सेल्फ इंटरेस्ट आता है, Yes. जब कि पूंजीवाद की व्यवस्था को आता है, यस, तभी उसके ऊपर असर नहीं होता है। मतलब एक क्लास तभी इकट्ठा हो जाता है। यस, यस, आई एम गिविंग यू द एग्जांपल 80 years बिफोर भी ऐसा था, क्लास वाज रूलिंग एंड Yes. टुडे आल्सो क्लास इज ओनली रूलिंग, यस, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस रिलीजन, रीजन, कास्ट एंड द रिलीजन। यस। इसीलिए जहाँ जहाँ पर फैसिज्म या फैसिस्ट विचारधारा आगे आती है, तो उसके पीछे ये जो बड़ा क्लास है, एलिट क्लास, बिजनेस जो क्लास है, वो बड़े ज़ोरों शोरों से उसको प्रमोट करता है। उसके लिए चाहे पूरा मीडिया अपने हाथों में क्यों ना रखना हो, उसको और तेज़ करने के लिए, उस फैसिस्ट विचारधारा को तेज़ करने के लिए चाहे रिलीजन का सहारा क्यों ना लेना पड़े। जैसा आज हम लोग देख रहे हैं हमारे देश में जो हालात है, तो असल में मुद्दा जो है वो क्लास को ही मेंटेन करके रखना है। यानी कि वो जो रूलिंग क्लास है, जो हैव्स है, जो रिच क्लास है, उनके हाथ में जो सत्ता की है, सत्ता की जो चाबी है, और जो 95% आज तो मतलब हम कह सकते हैं कि 99% लोग जो है रूल्ड, यानी कि हैव नॉट्स के श्रेणी में आने वाला है। तो ये जो 1% जो लोग हैं, ये पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को अपने हाथों में, मुट्ठी में रखने के लिए ये अलग अलग हथकंडे, ये आपने सही कहा है। लेकिन दुनिया के सामने स्विट्जरलैंड के बारे में ऐसा बताया जाता है कि इट इज़ द न्यूट्रल कंट्री, एंड वो न्यूट्रल कंट्री होने की वजह से दुनिया में उसका एक अलग दर्जा है। इस तरह की बातें हमें सिखाई जाती है, बट असल इतिहास आपने आज बहुत ही आसान शब्दों में हमें बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए कि हमारे भारत में, जैसा मैंने कल भी कहा कि कास्ट को, ये क्लास को मेंटेन करने के लिए या क्लास को बढ़ाने के लिए बहुत ब्यूटीफुल तरीके से ये लोग यूज़ करता है। लेकिन हम ऐसे कुछ केसेस दिखते हैं कि जहाँ पर वो पर्टिकुलर कास्ट में का जब कोई बंदा अगर वो एलिट क्लास में एंट्री कर पाता है, तो फिर वो जो बंदा है वो उस क्लास का पार्ट है ऐसा दिखाने के लिए उस क्लास के प्रति ज़्यादा अपना कर्तव्य निभाता है, या उसको प्रूव करना होता है कि भाई अभी मैं जो है वो तुम्हारे क्लास का मेंबर है, इसलिए वो अपने ही लोगों के खिलाफ में जुल्म करना या जुल्म करने वालों के साथ में साथ देना। ऐसे आपके नज़र में कुछ एग्जाम्पल आए तो आप हमारे साथ में शेयर कीजिए। देखिए, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जैसे झारखंड, मतलब बिहार टूट करके झारखंड पैदा हुआ। झारखंड की मूल रीज़न ऐसा था कि उसकी जो लैंड है, आदिवासी लैंड है, वो लैंड किसी दूसरे को बेचा नहीं जाएगा, लीज नहीं दिया जाएगा। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, ऐसा भी कानून ऐसे ही कहता है। और इसी के वजह से बिहार को टूटकर झारखंड हुआ। लेकिन झारखंड का इतिहास देखिए, झारखंड का पहले चीफ मिनिस्टर था शिबू सोरेन। यस, शिबू सोरेन ने इतना करप्शन किया, मर्डर केस तक चला गया, शिबू सोरेन निकल गया। आया बाबूलाल मरांडी, बाबूलाल मरांडी भी इतना पैसा कमाया कि आज भी डिस्प्रोपोर्शनेट केस में फंसा हुआ है। उसके बाद में आया अर्जुन मुंडा, वो भी बहुत करप्शन चार्जेस में फंसा हुआ है। तो उसके बाद अभी हेमंत सोरेन आया। मतलब जिस कारण के वजह से झारखंड अलग हुआ, आदिवासी लैंड को पकड़ के रखने के लिए, लेकिन उसके बाद उधर चाहे शिबू सोरेन हो या बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, जितने भी लीडर है, वो लोग ट्राइबल लोगों को देखा नहीं है। यस, तो इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि जो जिसकी वजह से वो एक स्टेट बना। यस, यस, वो स्टेट को छोड़िए, ये लोगों की इतनी प्रॉपर्टी हो गया कि अभी ये डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट की केस में फंसा हुआ है। राइट। For what? I think this is the one of the best example. But the tribal people is against the tribes. यस, यस, मतलब ये जो नेता लोगों के आपने नाम सुना है, ये खुद ट्राइबल कम्युनिटी से आने वाले हैं। और ट्राइबल कम्युनिटी के होने के बावजूद भी जब उन्हें जब उस हैव्स क्लास का जब उन्हें मौका मिला बनने का,
तो उन्होंने अपने सत्ता का पावर वही लोगों के खिलाफ में, अपने आदिवासी भाइयों के खिलाफ में यूज़ किया। ऐसा ये बेस्ट एग्जाम्पल है। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं आसान शब्दों में कि असल में वो क्लास जो है वो सब जगह पर डोमिनेंट है, सब जगह पर मतलब अपने अलग अलग तरीके से बहुत पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए काम करता है। और ये दुनिया के सभी अलग अलग देशों में और हमारे भारत में तो आपने एग्जाम्पल दिया ही दिया है। अब मुझे कुछ ऐसे एग्जाम्पल दीजिए जो लैंग्वेज को लेकर के ये क्लास, एक पर्टिकुलर क्लास बनाने का प्रयास होता है। मान लीजिए हम साउथ में जाएंगे तो कोई नॉर्थ इंडिया से अगर साउथ में जाता है तो उसके साथ में वहाँ का लोग हिंदी में बात नहीं करेंगे, दे विल टॉक ओनली इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। अगर आप मान लो कर्नाटक में है तो आपके साथ में कन्नड़ा लैंग्वेज में बात किया जाएगा। सिमिलर थिंग विल हैपन इफ़ यू हैपन टू बी इन द तमिलनाडु। तो दिस आई थिंक इज़ एन एग्जाम्पल कि वहाँ पर भी वो लोग है ना अपना क्लास एक मतलब आइडेंटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास बनाने का एक छोटा सा प्रयास वहाँ पे दिखा देता है। तो आप इसके बारे में आपके क्या ख्याल है, ज़रा इसे विस्तार से बताइए लैंग्वेज को लेकर के। देखिए लैंग्वेज, ये जो तमिलनाडु की बात किया है आपने, चाहे कर्नाटक की भी बात करें, बोथ इवन इन तमिलनाडु एंड कर्नाटक द मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट, इवन ऑल्सो क्लॉथ मर्चेंट, स्पेयर पार्ट्स मर्चेंट, मैं तमिलनाडु की बात करता हूँ, कर्नाटक की भी बात करता हूँ, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल एक कन्नड़ लोगों की नहीं है, ना तो तमिल का है, यही गुजराती मारवाड़ी की है। राइट राइट। ओनली डिफरेंस इज दे कैन स्पीक तमिल, दे कैन स्पीक कन्नड़। लेकिन पहले जब ये लोग गया तभी तो ये लोग नहीं बोल सकता था। तो ऐसा नहीं होता है कि लैंग्वेज को लेके भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इवन इन महाराष्ट्र, जहाँ बहुत सारी मतलब ये जो गोल्ड मर्चेंट है, डायमंड मर्चेंट है, मोस्टली गुजराती, उसके बाद मरवाड़ी और उसके बाद इवन बंगाली भी है। करेक्ट। कभी सुना है कि ये गुजराती, मारवाड़ी, सिंधी या बंगाली के अंदर झगड़ा हुआ? नो नहीं। लेकिन झगड़ा किधर होता है? झगड़ा होता है वो गरीबों के बीच। और इसके बीच में ही झगड़ा सीमित हो जाता है। इवन कर्नाटक में भी ये जो मर्चेंट लोग होता है, ये मर्चेंट लोग किधर कभी होने दो, उसके साथ झगड़ा कभी नहीं है। तो लैंग्वेज बैरियर की जो बात है वो लैंग्वेज बैरियर नहीं है। आई एम गिविंग यू द एग्जांपल नॉट ओनली इन इंडिया, इवन इन द अमेरिका, top richest people in America are Yehudi. There is a big conflict between the Christian and the Yehudi. आपने कभी सुना बिल गेट्स या अमेज़न, वो भी तो यहूदी है, यस, उसके साथ क्रिश्चियन की कोई झगड़ा हो? नो नहीं। तो ये जो क्लास हो जब भी बन जाता है तो उसके साथ इवन वो ब्लैक भी होगा तो भी कोई इसकी झगड़ा नहीं होता। और फिर फिलहाल तो उधर कानून भी थोड़ा सख्त हो गया, इतनी आसानी से रिलीजन और रेसिज्म नहीं होता। बट हमारे इधर जो भी होता है, मैं आपको पूरी उम्मीद के साथ बोल सकता हूँ, इधर जो भी होता है दैट इज ओनली एंड ओनली इन दी पुअर क्लास। मतलब झगड़ा रहेगा। मतलब मेरा कहने का सीधा सीधा ऐसा अर्थ है कि ये जो लैंग्वेज का बैरियर है ये सिर्फ गरीबों को लागू किया जाता है, और जो रिच क्लास है, वो जो ऊपर का क्लास को बिलोंग करता है, वही ये सब करवा रहा है, ताकि जो गरीब है वो इकट्ठा ना हुए। मतलब इंडिया में अगर नॉर्थ से आया हो या फिर साउथ से आया हो या फिर महाराष्ट्रियन हो, ये तो इंडियन है, लेकिन ये इंडियन सब इकट्ठा ना हो और हमारे ऊपर के क्लास के खिलाफ में बात ना करे, पब्लिक ओपिनियन फॉर्म ना करे, इसके लिए उन्हें लैंग्वेज के आधार के ऊपर बिखर के रखो। लेकिन उनके लिए कुछ लैंग्वेज बैरियर नहीं है। दैट इज़ द रीज़न कि हमने महाराष्ट्र में जो बड़े बिग शॉट बिजनेस टाइकून से बॉम्बे में जो है
दे बिलोंग टू बेसिकली फ्रॉम अदर स्टेट्स, बट उनको लैंग्वेज को लेकर कोई तकलीफ नहीं होता है। लेकिन वही बड़ा पाव बेचने वाला आदमी या कोई गरीब आदमी, उसको लेकिन लैंग्वेज का बैरियर खड़ा किया जाता है। तो बेसिकली ये जो लैंग्वेज का बैरियर है, इसको इस्तेमाल करके क्लास को ही कंटिन्यू करने का, मेंटेन करने का एक कवच की तरह, वो ढाल की तरह यूज़ करते हैं ये लैंग्वेज। सिमिलरली इज द केस विद द रिलीजन, सिमिलरली इज द केस विद द कास्ट ऑल्सो। अभी हम रंग का बात करते हैं, कलर का। अभी वर्ल्ड में, ये तो बहुत बड़ा है वर्ल्ड में, कि मतलब वाइट दिखने वाला जो गोरा है, जो गोरी चमड़ी है, वो होना मतलब एक अपने आप में रिच क्लास का होना, इस तरह से। और ब्लैक होना मतलब एक निचले क्लास के होना। तो ये भी एक क्लास को ही मेंटेन करने वाला या क्लास का एक फॉर्म नज़र आता है। इसके ऊपर आपके कुछ विचार हो या एग्जाम्पल हो तो आप शेयर कीजिए। मैं थोड़ा सा ये इंडिया की मैं एग्जांपल हाँ। देता हूँ। इवन इन महाराष्ट्र, हाँ, अब महाराष्ट्र में जो झगड़ा एक मतलब अभी तो नहीं है फिलहाल, लेकिन थोड़ा दिन पहले भी था, खास करके यूपी और बिहार के साथ। लेकिन आप यूपी बिहार की परसेंटेज देखिए, उससे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पीपल है फ्रॉम कर्नाटक। करेक्ट। और बॉम्बे में, हाँ। पूरी बॉम्बे में जितनी नोटोरियस काम है, जितनी बार है, जितनी भी गलत काम होता है, दैट वाज डन बाय द मैंगलोरियन। ओके। मैंगलोरियन में भी एक पर्टिकुलर क्लास, मैं उसके नाम नहीं बोलता हूँ, वो क्लास होता है। लेकिन अभी कभी सुनेगा नहीं कि वो क्लास के साथ किसी का झगड़ा हुआ है। मतलब यहाँ का जो हाँ। सत्ता में बैठा ना है, तो हाँ। कोई ये जो कर्नाटक से आने वाला आदमी है, जिसकी परसेंटेज बिहार यूपी से भी ज़्यादा है, इवन दैट वाज दी पर्टिकुलर इवन 3-5 years ago, given the entire statistics, तो दे आर मोर देन दी इवन बिहार यूपी। लेकिन कभी हाँ। उसके साथ हाँ। कभी झगड़ा नहीं हुआ। दूसरी, अब देखिए इवन इन महाराष्ट्र एडवोकेट पानसारे को मारा गया, करेक्ट। डॉक्टर कालबुर्गी को मारा गया, यस, डॉक्टर धाबलकर को मारा गया, यस, मिसेस गौरी लंकेश को भी। मारा गया। चारों में से 2 महाराष्ट्रन थे, 2 बेंगलुरु, कर्नाटक वाले। कर्नाटक, हाँ। लेकिन इसने जो मारा है चारों ही हिंदू है। करेक्ट। खाली वो लोग क्या बोलते थे, अंधविश्वास के ऊपर बराबर बात करते थे। Yes. ये गलत है, ये अभी भी इस तरीके से सोच मत रखो, यस, आप इस तरह से सोचो, यस, साइंटिफिक सोचो। यस, इसीलिए चारों आदमी को मारा गया। यस, चारों जो मारा गया वो भी हिंदू ही मारा। यस। मारने वाला भी हिंदू है, मरने वाला वाला भी हिंदू है। यस। तो सवाल इसमें नहीं आता है कि रिलीजन और रिलीजन, सवाल इसमें आता है कि आप किस कंटेंट के ऊपर बात करते हैं, उसकी खिलाफ बात करना, तभी उसको अटैक होता है। और ये जो मतलब कलर लेके जो रेसिज्म, एक्चुअली अभी कलर लेके रेसिज्म थोड़ा बहुत अमेरिका में है, अभी भी है, बट इट इज़ नॉट इवन इन यूरोप। यूरोप में कलर लेके नहीं है। रादर देन दैट, वो लोग अभी थोड़ा इवन दे वांट्स टू डू, वो लोग चाहते हैं कि उसकी रंग थोड़ा काला हो जाए। अच्छा, हाँ, हाँ। ओके, देयर टेंडेंसी इज टू डू ब्लैक, इसीलिए वो लोग सन बाथ वगैरह वगैरह लेते हैं। लेकिन अच्छा। उसकी भी बहुत सारी मतलब स्किन कैंसर वगैरह होता है बोल के थोड़ा अभी कम हुआ। ओके। इवन देन दे आर मोर, देयर टेंडेंसी इज मोर टुवर्ड्स द टू बिकम ब्लैक। ओके, हाँ। इवन आप उधर की भी देखेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी जोड़ियाँ मिलेंगी जहाँ ब्लैक हस्बैंड है, वाइफ गोरे है, या यस, आधा वाइस वर्सा ऐसा है। हाँ, हाँ। तो उधर ये रेसिज्म एक तरह से थोड़ा यूरोप में एकदम ही कम हो गया, बिकॉज उधर कानून बहुत सख्त बना है कि रेसिज्म के ऊपर बात करेगा। और लोगों का एनलाइटनमेंट भी बहुत, और एनलाइटनमेंट भी में थोड़ा अभी हाँ, पैसा एजुकेशन आ जाता है, तो देन द पीपल विल नॉट थिंक इन दैट फैशन यस, इट इज रिक्वायर्ड और नॉट। ये हमारे देश में फेयर एंड लवली की चलता है, बाकी देश में ये फेयर एंड नहीं चलता है। तो ये बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया आपने कि जिस कलर को उन्होंने एक ज़माने में इंफीरियर कलर दिखाया था, आज वही कलर उन्हें पसंद आता है, एंड दे आर विलिंग टू बिकम ऑफ दैट कलर। तो इंडिया के हद तक
लेकिन ये बात ताजुब की है, आज भी जैसा आपने कहा कि इंडिया में ये जो फेयर एंड लवली का इतना बड़ा जोरों शोरों से एडवर्टाइजमेंट चलता है, उसे लोग परचेज भी करते हैं और न जाने ऐसे लैक्मे या ऐसे बहुत सारे कंपनीज के कितने सारे प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, लेकिन इंडिया में आज भी लोग जो है गोरी चमड़ी को अट्रैक्ट होते हैं या फिर उन्हें आकर्षण है, ऐसा हम कह सकते हैं। बिकॉज अभी इंडियन जो आउटलुक है लोगों का वो मतलब एक सुपीरियर कॉम्प्लेक्शन, वाइट कलर मीन्स सुपीरियर कॉम्प्लेक्शन, ऐसा भावना लोगों का आज भी दिखाई देता है। अब आप मुझे बताइए कि अभी हम बहुत सारे हमारे इंडिया में पॉलिटिशियन लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, एक किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो कि गरीब है या जो फिर बैकवर्ड है उसको रिप्रेजेंटेशन मिले, इसके लिए उस कम्युनिटी के एक लीडर को सत्ता में लाकर बिठाया जाता है, यानी कि उसे मौका दिया जाता है। और ऐसा एक क्या बोलते हैं उसे, पॉलिटिक्स ऑफ टोकनिज्म। लेकिन वो जब मंत्री, वो जो उस क्लास से बिलोंग करने वाला मंत्री जब सरकार में आता है तो उसका जो काम है वो अपने लोगों को सोशल जस्टिस देना या अदर सोशल इकोनॉमिकल जस्टिस देना, इसके बजाय उसका ज़्यादा प्रयास यही रहता है कि मैं अब जिन लोगों के साथ में बैठा हूँ उन्हीं में से एक हूँ और मैं उन्हीं का एक अंग बन चुका हूँ, ये सिद्ध करने के लिए ज़्यादा प्रयास उसके दिखाई देते हैं। मतलब बेसिकली ये ह्यूमन टेंडेंसी ऐसा दिखता है कि हम जब एक क्लास से, निचले क्लास से उस क्लास का अंग बनते हैं या फिर बनने का मौका मिलता है तो वी आर ट्राइंग टू बिकम पार्ट ऑफ दैट क्लास एंड एट द सेम टाइम वी विल ट्राई टू सप्रेस द आवर क्लास टू विच वंस वी बिलोंग। अब इसमें से बाहर निकलने का तुम्हें क्या लगता है कि मतलब इसको किस तरीके से, इस समस्या को, इतनी डेंजरस समस्या है, हम तो एकदम एरियल व्यू का बात कर रहे हैं, ये जितना डेप जाएंगे उतना मतलब तुम्हें समझता जाएगा। एक बार तुम ये अगर अपने जहन में समझ लेंगे वर्ग किस तरह से काम करता है तो यू विल फाइंड इट एवरीवेयर अराउंड। तो हम तो सिर्फ एरियल व्यू की तरह मतलब ऊपर से बात करें, मोटा मोटी बात करें, तो आपके नज़र में कुछ ऐसे मोटा मोटी शब्दों में तरीके हो जिससे हम इससे निजात ले पाएंगे या इसको कम कर पाएंगे, क्या क्या रास्ते हो सकते हैं? देखिए, ये तो बहुत ही मुश्किल की काम है, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग राफेल खरीदा, उसकी करप्शन, सीएजी वगैरह वगैरह, वो मैं उसके ऊपर नहीं आता। राफेल खरीदा एक जेट फाइटर प्लेन की, लेकिन उस प्लेन को जिस दिन हम लोग ये किया, मतलब इधर इनागुरेट किया, मतलब हमारी जो डिफेंस मिनिस्टर किया है, उसको मिर्ची नींबू लगा के उसको, मतलब उसको रक्षा करने के लिए करके उसको पूजा करके हम लोग इनागुरेट किया। अब बोलिए, जो फाइटर प्लेन आपकी दूसरे कंट्री का प्लेन को फाइट करके आपके इधर जीत के आने वाला है, उसको अगर नींबू और मिर्ची अगर ये हेल्प कर सकता है, बचा सकता है, तो फाइटर प्लेन की जरूरत क्या है? बराबर, ये तो रास्ता सवाल बनता है। मतलब हम लोग इतने पीछे जाता है, कभी कभी हम लोग इतने आगे बात करता है, लेकिन हम लोग जाता है पीछे। कंडक्ट कुछ और, मतलब हमारी जो सोच है वो ऑर्थोडॉक्स होता है। लेकिन हम जो बोलते हैं वो बहुत मतलब एकदम खाली आज का नहीं है, मतलब 100 साल आगे की भी बात करते हैं। दूसरी बात है, हमारी देश में अभी से नहीं है, इवन इंदिरा गांधी की समय से 75 एंड ऑनवर्ड्स ये चालू हो गया कि इधर जितनी कैबिनेट मिनिस्टर होता है ना, उसके पास थोड़ा बहुत पावर है। उसके बाद जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट दिया जाता है, उसके पास कुछ भी नहीं रहता है। इवन यू डोंट बिलीव, दे डोंट हैव एनी वर्क। ओके, उसकी टेबल में एक कागज भी नहीं जाता है। ओके, इफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज नॉट द एब्सोल्युटली फॉर दैट पर्पस डायरेक्टली इंचार्ज, मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट शिपिंग, लेकिन वो खाली शिपिंग को ही देखेगा, तो उसके हाथ में पावर रहता है। लेकिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, लेकिन उसके ऊपर एक कैबिनेट मिनिस्टर है, तो दे डोंट हैव एनी पावर।
ओके। उसको इसलिए रखा जाता है कि हर स्टेट से जो रिप्रेजेंटेशन आता है और स्टेट को दिखाने के लिए कि आपकी स्टेट से इतना लोग आला है। जैसे अभी वेस्ट बंगाल से 4 लोगों को मिनिस्टर बनाए, ओके। 4 मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाए। ओके। आपको मैं लिख के दे सकता हूँ कि 4 मिनिस्टर ऑफ स्टेट के हाथ में 1 पैसा के भी काम नहीं रहेगा। ओके। ओनली टू शो बिफोर द वेस्ट बंगाल, देखो तुम्हारा इधर से 18 सीट लेके आया, उसमें से 4 को हम मिनिस्टर बना। हाँ हाँ, ये दिखावा होता है। यस। और आज की तारीख में तो मोरलेस 1-2 आदमी के हाथ ही पावर है, प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर। बाकी किसी के हाथ में पावर है ही नहीं। यस। तो चाहे वो कोई भी मतलब ये तो देखिए हमारी देश की जो प्रेसिडेंट है, ही इज ऑल्सो बिलोंग्स टू दी लोअर क्लास। करेक्ट करेक्ट। अभी बहुत सारे लोग हैं जो दिखाया जाता है। yes, इलेक्शन के पहले शेड्यूल कास्ट के घर में जाके खाना खाना, यस यस। किधर जाके ओबीसी के घर में खाना खाना, यस। या शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के घर में खाना खाना। यस। ये एकदम यू कैन से इन रियलिटी एक सिनेमा। यस यस। रियल सिनेमा। यस। इसकी वास्तव के साथ कोई बराबर। ताल्लुकात नहीं इससे है। अच्छा movie भी नहीं बन सकता है। इवन परहैप्स मेनी टाइम्स दे डोंट नो वेयर दे गो, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस एंड किसकी घर में जाके खाना खा रहा है उसके नाम तक भी मालूम नहीं होता है। हाँ हाँ। खाली दिखाने के लिए ये चलता है। तो ये जो दिखावा चलते हैं, जो लोग भी उसमें रहते हैं, वो लोग को भी अभी देखिए वो लोगों के हाथ में कुछ पावर नहीं है, लेकिन आके तो बता नहीं सकता कि हमारे हाथ में कुछ पावर नहीं है। तो उसको आप उसको क्या करना है, उसको तो एक अथॉरिटियन जैसा ही दिखाना होगा। नहीं तो लोग उसको मानेगा ही नहीं। बराबर। तो उसको ये करने के लिए वो तो ना तो उसकी जो जाति से उठ के आया, चाहे वो निशित प्रामाणिक उधर की एससी की एमपी है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएगा। एक तो पावर उसके हाथ में पावर ही नहीं होगा। मिनिस्टर ऑफ होम स्टेट कुछ पावर नहीं रहता है। किसी को भी पावर नहीं रहता है। मैं I have seen in my own eyes. So no need of to explain anybody what power is given to the Minister of State. Only to provide some police protection and means some minister protocol is given. But actually they don't have get anything. Actually अभी जो रिसेंटली रीशफलिंग हुआ है हमारे सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ का, कई सारा क्रिटिसिज्म अभी मीडिया में दिखाई देता है कि बेसिकली पीएमओ का जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इनटू वन ऑफिस ऑफ पीएमओ जो है, ये जैसा चलेगा तो कंट्री लाइक इंडिया, इट इज़ अ बिग कंट्री, इट इज़ कॉल्ड सब कंटिनेंट, एक बड़ा कंटिनेंट है, इतना कंटिनेंट को एक ऑफिस से मैनेज कर पाना ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। एंड देयरफॉर देयर हैज़ टू बी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर and the power has to be given to the concerned ministry so that they can effectively look after their particular department. अभी आपने जैसा बोला कि स्टेट मिनिस्टर के पास में इवन उस ज़माने में काम कुछ नहीं होता था, मैं तो कहूँगा फिर ये आज तो दिस इज इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल द मिनिस्टर्स and the entire power is centralized into 1 or 2 ministries concerned, and that is the reason that we could not effectively manage to sustain our GDP and economy also. And that is what even Raghuram Rajan has said, Abhijit Banerjee has said that the power has to be decentralized if the economy is to be restored. This is the view of well-known economist persons, even including Nobel laureate Abhijit Banerjee. तो इसके साथ में आज हम यहीं रुकते हैं वासु जी। ठीक है। और कल या परसों ऐसे ही किसी विषय के ऊपर हम आएंगे और इस टॉक शो में, और आशा करते हैं कि आपका आज का शो पसंद आया होगा। और इसके साथ में आप सभी के धन्यवाद और नमस्कार।